सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, या जिनको हम बोल सकते हैं सिंपैथेटिक ब्लॉकर्स या सिंपैथोलिटिक्स या एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। तो स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर को, तो ऐसी ड्रग्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन को अपोज करेगी या रेजिस्ट करेगी, ब्लॉक करेगी, तो उनको बोलते हैं सिंपैथोलिटिक ड्रग्स या इनको एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स या एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब आपको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर या एड्रीनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। तो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रग्स होगी और बीटा ब्लॉकर्स के लिए स्पेशलाइज्ड। अब जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं इनको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दियर सेंसिटिविटी और एफिनिटी फॉर रिसेप्टर्स। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर देती है, तो उसको बोलती है नॉन सिलेक्टिव। कुछ ऐसी होती है जो सिलेक्टिव होती है अल्फा 1 के लिए, और कुछ ऐसी होती है जो सिलेक्टिव होती है अल्फा 2 के लिए। जो नॉन सिलेक्टिव होती है अल्फा ब्लॉकर के लिए, उसमें भी हम दो में डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनके एक्शन को ओवरकम किया जा सकता है या नहीं। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल ड्रग्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको अल्फा ब्लॉकर्स के लिए स्पेसिफिक वो प्राजोसिन होती है, जबकि अल्फा 2 के लिए यूहेम्बिन। जबकि बीटा ब्लॉकर्स के लिए नॉन सिलेक्टिव, मतलब जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को अपोज कर सकती है, दोनों के एक्शन को ब्लॉक कर सकती है। तो उसके अंदर आपको प्रोपेनोलोल देखने को मिलता है, जबकि बीटा 1 के लिए एटिनोलोल, जबकि बीटा 2 के लिए ब्यूटॉक्सामीन। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया इनकी क्लासिफिकेशन एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट की या एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स की। स्टार्ट करते हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट को। तो एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट या एड्रीनर्जिक ब्लॉकर या सिंपैथोलिटिक्स या एड्रीनो रिसेप्टर पे तो बाइंड करती है, लेकिन वही वाला इफेक्ट शो नहीं करती जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर करते थे। अब ये ड्रग रिवर्सिबली भी काम कर सकते हैं, रिवर्सिबली भी काम कर सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स को। तो अल्फा ब्लॉकर्स में सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि कुछ ऐसे अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं जो दोनों को इनहिबिट कर देते हैं, दोनों को ब्लॉक कर देते हैं, अल्फा 1 को भी और अल्फा 2 को भी। और कुछ ऐसे होते हैं जो अल्फा 1 के लिए स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अल्फा 2 के लिए स्पेसिफिक होते हैं। और आपने ये पढ़ा था कि जो अल्फा वाले अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर होती है या अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ठीक हो गया। और अल्फा 2 इनका मेन फंक्शन होता है न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कंट्रोल करना। जैसे हमने पढ़ा था कि जो क्लोनिडीन होती है ये अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है, जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होती है ये इनकी रिलीज को ब्लॉक कर देती है। तो जो ऐसी ड्रग्स जो अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है तो वो असल में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ठीक हो गया। तो फिर इन ड्रग्स के ब्लॉकेज की वजह से सिंपैथेटिक टोन होती है ब्लड वेसल्स की, आर्ट्रियोल्स की और विनियोल्स की, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इन शॉर्ट ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर एक रिफ्लेक्स बैरो रिसेप्टर चलता है, जिसके जरिए अब ब्लड प्रेशर को तो बढ़ा नहीं सकता क्योंकि आपने सिंपैथेटिक टोन को खत्म कर दिया है ऑन द वेसल्स आर्ट्रियोल्स, लेकिन आप हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलता है इन ड्रग्स की वजह से। तो ब्लड प्रेशर कम और टैकीकार्डिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके ड्रग्स को। तो सबसे पहले ड्रग है वो है फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर होती है, इरिवर्सिबल नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। जबकि फेंटोलामीन सिलेक्टिव, सॉरी, ये भी नॉन सिलेक्टिव होती है लेकिन फेंटोलामीन रिवर्सिबल होती है। तो फिर ये नॉन सिलेक्टिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और इरिवर्सिबल होती है। अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर सकती है। अल्फा 1 का मेन फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, अल्फा 2 का मेन फंक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को कंट्रोल करना। तो फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, हमें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर रिफ्लेक्स बैरो रिसेप्टर चलते हैं, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फिनॉक्सीबेंजामीन करते क्या, तो फिनॉक्सीबेंजामीन हार्ट के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम अल्फा 2 रिसेप्टर की बात करते हैं, अब वेसल्स के ऊपर तो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इसने ब्लड प्रेशर को कम करके टैकीकार्डिया करवा दिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। हार्ट के अंदर अल्फा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी तो ये नोरेपिनेफ्रिन को ज़्यादा रिलीज करवा देगी। अब जो नोरेपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन, ठीक है, जो नोरेपिनेफ्रिन स्पेसिफिकली बात करते हैं तो नोरेपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए हार्ट रेट को और कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देगी, ठीक है। लेकिन वही नोरेपिनेफ्रिन आप कह सकते हो कि ये उसके ऊपर जाके वेसल्स के ऊपर काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर आपने अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक किया हुआ है। और आपको पहले से बता दिया था कि जब अल्फा ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं, मतलब फिनॉक्सीबेंजामीन इस्तेमाल किया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। ब्लड प्रेशर कम हो गया तो फिर बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो फिर एड्रीनल मेडुला एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करता है। अब एपिनेफ्रिन बीटा रिसेप्टर पे भी जाके बाइंड कर सकता है, अल्फा पे भी जाके बाइंड कर सकता है, लेकिन इसकी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है बीटा पर, लेकिन ये अल्फा पे भी जाके बाइंड कर सकता है। अब होगा क्या, जो एपिनेफ्रिन रिलीज हो गया सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, तो जो एपिनेफ्रिन होगा
होगा, वो बीटा रिसेप्टर पे तो जाके बाइंड करेगा, और अल्फा रिसेप्टर पे इसका एक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर लिया है। अब जो एपिनेफ्रिन बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा वेसल्स की, तो वहाँ पे वेसोडाइलेशन काज करवा देगा। वेसोडाइलेशन काज करवा देगा तो जो एपिनेफ्रिन नॉर्मली ब्लड प्रेशर को बढ़ाता था, लेकिन यहाँ पे एपिनेफ्रिन ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। ठीक हो गया। तो फिर जो फिनॉक्सीबेंजामीन है, इसने असल में क्या किया, इसने एपिनेफ्रिन के एक्शन को रिवर्स कर लिया, उल्टा कर दिया कि इसके जो प्रेशर रिस्पॉन्स होता है, प्रेशर का मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला रिस्पॉन्स, उसको कन्वर्ट करा दिया डीप प्रेशर रिस्पॉन्स में, यानी वेजोडाइलेशन वाले रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करा दिया। ठीक हो गया। तो इसने इसके एक्शन को ही खराब कर दिया। तो इसकी वजह से अगर फिनॉक्सीबेंजामीन इस्तेमाल करती है तो फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू एपिनेफ्रिन। क्यों? क्योंकि अल्फा रिसेप्टर तो काम करना छोड़ गया, तो बीटा रिसेप्टर की स्टिमुलेशन होती है बीटा 2 की, तो उसकी वजह से वेजोडाइलेशन देखने को मिलती है। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं, तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एपिनेफ्रिन, ठीक है, और यहाँ पर प्री ट्रीटमेंट विद अल्फा ब्लॉकर दिया है। तो अल्फा ब्लॉकर ने क्या किया है, तो अल्फा ब्लॉकर ने जो एपिनेफ्रिन के वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर वाले एक्शन को क्या कर लिया, इसने अपोज कर लिया है, इसके रिवर्स कर दिया, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अब फिनॉक्सीबेंजामीन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है? फिनॉक्सीबेंजामीन चूंकि अल्फा 1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करती है, ब्लॉक करती है। अल्फा 1 रिसेप्टर का मेन फंक्शन है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। तो ब्लड प्रेशर एक कंडीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह फिनॉक्सीबेंजामीन रेनॉल्ड डिजीज और फ्रोस्ट बाइट, क्योंकि इन दोनों के अंदर आपको वेजोस्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। जो आर्टरियोल्स होती है वो स्पैज्म हो जाता है, इनके स्मूथ मसल का स्पैज्म हो जाता है। तो फिर इसको रिलैक्स करने के लिए हम फिनॉक्सीबेंजामीन देते हैं। तो फिनॉक्सीबेंजामीन इसका क्या क्लिनिकल यूज होगा? तो फिनॉक्सीबेंजामीन हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए, और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं रेनॉल्ड डिजीज और फ्रोस्टबाइट। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? अब चूंकि जैसे ही अब ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला कोई मैकेनिज्म खराब हो गया है। मतलब अगर हम सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हैं, अपने पोस्चर को चेंज करते हैं, तो ब्लड प्रेशर अचानक ड्रॉप होता है, तो फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलती है। लेकिन चूंकि आपने अल्फा ब्लॉकर्स को ब्लॉक किया हुआ है, यानी सॉरी आपने अल्फा ब्लॉकर यूज किए हुए हैं, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक किया हुआ है, तो फिर वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आपके प्रेशर को बढ़ा नहीं सकती है। तो आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। हाइपोटेंशन कि आपने पोस्चर को चेंज किया तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ आपको रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी देखने को मिलता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से। ठीक हो गया। अब हम दूसरा जो ड्रग है वो है फेंटोलामीन। फेंटोलामीन ये रिवर्सिबल होती है, ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होती है, लेकिन ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर सकती है, नॉन सेलेक्टिव होती है। इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही जिस तरह फिनॉक्सीबेंजामीन का, तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। इसकी तरह ये डर्मल नेक्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है जब नोरएपिनेफ्रिन की एक्स्ट्रावेजेशन होती है, क्योंकि नोरएपिनेफ्रिन जब वेसल से निकल के टिश्यू की तरफ जाती है तो वहाँ पर टिश्यू की डिस्ट्रक्शन काज कर देती है। तो जो डर्मल नेक्रोसिस का मतलब स्किन की नेक्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए ये यूज़ की जाती है। इसी तरह जो फेंटोलामीन है ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब हम क्लोनिडीन को विथड्रॉ करते हैं, क्योंकि क्लोनिडीन ने बाइंड करा होता है अल्फा 2 रिसेप्टर पर, अल्फा 2 रिसेप्टर का मेन फंक्शन होता है नोरएपिनेफ्रिन के रिलीज को ब्लॉक कर देना। तो अगर क्लोनिडीन को या टिरामीन वाली फूड के ज़्यादा इंजेक्शन करें या क्लोनिडीन की विथड्रॉ करवाए, तो इसके बाद जो ड्रग यूज़ की जाती है फेंटोलामीन। तो इन शॉर्ट फेंटोलामीन हाइपरटेंसिव क्राइसिस को, फियोक्रोमोसाइटोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसके बाद है पेराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। ये तीनों ड्रग होती है, ये बाइंड करती होती है किस पर? अल्फा 1 पर। तो ये अल्फा 1 सेलेक्टिव होती है, स्पेसिफिकली ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होती है अल्फा 1 के। तो ये अल्फा 1 ब्लॉकर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अल्फा 1 ब्लॉकर इनका मेन फंक्शन स्पेसिफिक होगा हाइपरटेंशन के ऊपर। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ एक और ड्रग होती है जिसको बोलते हैं टैमसालोसिन, अल्फेजोसिन और सिलोडोसिन। ये अल्फा 1 के भी स्पेसिफिक वाले, क्योंकि आपने कहा था कि जो अल्फा 1 होता है, अल्फा 1 के मजीद सब डिवीजन होती है, अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1C, अल्फा 1D। तो जो अल्फा 1A होता है ब्लेडर के ऊपर, उसी को इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से होता है कि आपको ये एजेंट्स होते हैं, ये पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देती है, ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ जो फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन ये कार्डिक आउटपुट के अंदर कुछ चेंजेस लाती थी, रीनल ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को भी चेंज करती थी, लेकिन ये वाली इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनका सिर्फ इफेक्ट होगा अल्फा 1 वाले पर। जो टैमसालोसिन, अल्फेजोसिन और सिलोडोसिन, इनका स्पेसिफिक इफेक्ट होता है अल्फा 1A पर, अल्फा 1B पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जो अल्फा 1A होते हैं वो प्रोस्टेट के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर पड़े होते हैं, जो अल्फा 1B होते हैं वो ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़े हुए होते हैं। तो चूंकि ये ड्रग अल्फा 1A को ब्लॉक करती है, अल्फा 1B को नहीं छेड़ती, तो ये सिलेक्टिवली हम यूज़ करते हैं ब्लैडर के लिए, और ये बजाय
वेस्कुलर स्मूथ मसल को अफेक्ट नहीं करती। अब इनके थेरापेटिक यूजेस क्या हो गए? थेरापेटिक यूजेस आपको बता दें कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। और इसी की तरह हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली अल्फा 1 बी ब्लॉकर वाले हाइपरटेंशन और अल्फा 1 ए वाले इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के लिए। जबकि यूएमबिन लास्ट है, यूएमबिन है सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिव अल्फा 2 ब्लॉकर। अल्फा 2 ब्लॉकर यानी अल्फा 2 रिसेप्टर का मेन फंक्शन होता है नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को ब्लॉक कर लेना। जब हम अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेंगे तो फिर नोरेपिनेफ्रिन की रिलीज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि अगर हार्ट फेल्योर हो जाता है या फिर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सेक्सुअल डिसफंक्शन की वजह से इरेक्टाइल टिश्यू की कॉन्ट्रैक्शन या इरेक्टाइल टिश्यू आगे वो नहीं हो पा रहा, ठीक है, फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो फिर इसको ठीक करने के लिए यूएमबिन इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो गए अल्फा ब्लॉकर्स के? तो एडवर्स इफेक्ट पहला है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, सेटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर अचानक ड्रॉप कर जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को आपने आर्टरियोल्स के ऊपर ब्लॉक कर लिया। टैकीकार्डिया, ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। डिजीनेस और हेडेक, ये सीएनएस के अंदर साइन सिम्पटम देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चाहिए होती है इरेक्टाइल टिश्यू की फंक्शनिंग के अंदर। हमने कहा था कि जो इरेक्शन होती है वो पैरासिम्पैथेटिक और जो इजैकुलेशन होती है वो सिंपैथेटिक। तो फिर सिंपैथेटिक अगर ब्लॉक हो गया तो फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएगा। तो ये था बेसिक ओवरव्यू अल्फा ब्लॉकर्स का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स को करेंगे, ठीक हो गया। इसी के साथ थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि कुछ ऐसे ड्रग्स होती है जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ब्लॉक कर देती है। तो वो था रिजर्पिन। तो रिजर्पिन हम पहले पढ़ चुके हैं एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन के अंदर, तो फिर रिजर्पिन को हम बाद में भी देख लेंगे। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे।